दुनिया रहस्यों से भरी है। कुछ स्थान इतने साधारण दिखते हैं कि उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन उनके भीतर सदियों से अनकहे सवाल छुपे होते हैं। समय के साथ साम्राज्य बदले, लोग बदले, पर ये जगहें आज भी खामोशी में अपनी कहानी समेटे खड़ी हैं। चट्टानों पर उकेरे चिन्ह, पर्वतों में तराशी संरचनाएं और धरती की सतह के नीचे दबी सभ्यताओं के संकेत। हर निशान यह बताता है कि हमारा अतीत हमारी समझ से कहीं अधिक जटिल था। इन्हीं अनदेखे रहस्यों की खोज हमें उन दरवाजों तक ले जाती है जहां इतिहास और रहस्य एक ही रास्ते पर मिलते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, गमसुतल। पर्वतों की चोटी पर बसा रहस्यमयी भूत गांव कॉकस पर्वतों की ऊंचाइयों पर बादलों के बीच कहीं एक ऐसा गांव छुपा है जहां आज कोई नहीं रहता, लेकिन हर पत्थर और हर ढही हुई दीवार अब भी इंसानी जिंदगी की हल्की छाप छोड़ती है। यह है गमसुतल, दागिस्तान का वह प्राचीन पहाड़ी नगर जिसे कभी मृत आत्माओं का गांव कहा जाता था। समुद्र तल से लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह इतनी दूर दराज और कठिन रास्तों से घिरी थी कि लोग इसे दुनिया से अलग एक छोटा राज्य मानते थे। यहाँ के घर पत्थरों से बने थे, एक दूसरे पर टिके हुए, मानो पहाड़ की ढलान पर चिपकी मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना हो। पुराने लोग कहते थे कि यहाँ रहने वाले प्रत्येक परिवार की अपनी अलग गुफा, तहखाना, भंडार कक्ष और पत्थर की खिड़कियां होती थीं, जिनसे वे दूर तक फैली घाटियों को देख सकते थे। गमसुतल में कभी 100 से ज्यादा परिवार रहते थे। पत्थर की संकरी गलियां, ढलानों से बनी सीढ़ियां और गांव को नहीं बल्कि पहाड़ को केंद्र मानकर बनाया गया अनोखा डिजाइन, यह सब इस बात का संकेत है कि लोग इस कठिन इलाके में भी जीवन को बेहद समझदारी से संवार लेते थे। यहाँ कोई सड़कें नहीं थीं, कोई घोड़े की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थीं। लोग सिर्फ पैदल ही चढ़ाई करके गांव से बाहर जाते थे। शायद इसी वजह से इसे दागिस्तान का माचू पिच्चू भी कहा जाता है। लेकिन समय हमेशा साथ नहीं रहता। जैसे जैसे दूसरी घाटियों में आसान रास्ते खुले, लोग धीरे धीरे गमसुतल छोड़ने लगे। खेती करना मुश्किल था, पानी का स्रोत दूर था और जिंदगी यहां जितनी सुंदर थी उतनी ही कठिन भी। धीरे धीरे परिवार कम होते गए, घर खाली होते गए और पत्थरों की खिड़कियां अंधेरी होती चली गईं। आखिरी निवासी तानियत नाम की एक बुजुर्ग महिला थी जो लगभग 2015 तक यहां अकेली रहती रही। जब उनका निधन हुआ, गमसुतल हमेशा के लिए पूरी तरह वीरान हो गया। आज गमसुतल एक रहस्यमयी अवशेष जैसा लगता है। टूटे हुए घर, अधूरी दीवारें, खामोश खिड़कियां, सभी मानो किसी अनदेखी आंख से दुनिया को देखते हों। हवा जब पत्थरों के बीच से गुजरती है तो लगता है जैसे कोई पुरानी आवाज किसी बीते दिन को बुलाने की कोशिश कर रही हो। पहाड़ों पर पड़ती धूप गांव के हर हिस्से को चमकाती है, लेकिन उसके भीतर छाई खामोशी उस रोशनी को भी एक अजीब सी उदासी में बदल देती है। यहां आए यात्री बताते हैं कि इस जगह से गुजरते समय ऐसा महसूस होता है मानो गांव अब भी सांस ले रहा हो, जैसे उसके लोग कहीं पास ही छुपे हों लेकिन दिखाई न देते हों। गमसुतल कोई पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है, मानो आप समय के अंदर कदम रखकर उन रास्तों से गुजर रहे हों जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहां चूल्हों का धुआं उठता था और जहां लोग अपने छोटे से संसार में खुश रहना जानते थे। उसकी हर दीवार, हर पत्थर और हर ढही हुई छत एक कहानी सुनाती है, एक ऐसी कहानी जिसे समझना आसान नहीं लेकिन महसूस करना बेहद गहरा है। यही वह एहसास है जो गमसुतल को एक रहस्य, एक याद और एक अनंत खामोशी में बदल देता है। नंबर 2, रिंग ऑफ ब्रॉडगर। चंद्र सूर्य चक्रों से जुड़ा प्राचीन पवित्र स्थल। स्कॉटलैंड के ऑर्कनी द्वीपों की हवा में एक अजीब सी खामोशी तैरती है और उसी खामोशी के बीच खड़ा है रिंग ऑफ ब्रॉडगर, एक ऐसा मेगालिथिक चक्र जिसे देखने पर लगता है कि समय खुद यहां रुककर किसी रहस्य की रखवाली कर रहा है। यह विशाल पत्थर वृत्त लगभग 5000 साल पुराना है, यानी मिस्र के पिरामिडों से भी अधिक प्राचीन। समुद्र की ठंडी हवाएं, दूर तक फैली हरी ढलानें और इनके बीच खड़े विशाल खड़े पत्थर, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगता है। माना जाता है कि जब इसे बनाया गया था
तब इसका व्यास लगभग 1 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था, जिसके भीतर कुल 60 खड़े पत्थर मौजूद थे। आज इनमें से कई गिर चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं वे अब भी उतनी ही दृढ़ता से खड़े हैं जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें धरती में गाड़ दिया हो। रिंग ऑफ ब्रॉडगर का असली उद्देश्य आज तक एक पहेली बना हुआ है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने अनगिनत अध्ययन किए, लेकिन कोई भी निष्कर्ष अंतिम नहीं माना गया। कुछ मानते हैं कि यह स्थान धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र था, कुछ कहते हैं कि यहाँ मौसमी त्योहार मनाए जाते थे, और कई विशेषज्ञ इसे एक खगोलीय वेधशाला मानते हैं। पत्थरों की स्थिति और उनका बीच का अंतराल यह संकेत देता है कि यहाँ चंद्र और सूर्य चक्रों का अवलोकन किया जाता था। साल में कुछ दिनों सूर्य की किरणें विशेष कोणों से गुजरती हैं, और ऐसा लगता है कि इस प्राकृतिक प्रकाश के खेल को समझने के लिए यह पूरा चक्र बनाया गया था। उस समय के लोग प्रकृति को देवता मानते थे, और संभव है कि यह स्थल उनके लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का प्रतीक रहा हो। आसपास की पहाड़ियों से इस चक्र को देखने पर एक अद्भुत समरूपता दिखाई देती है। यह सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि भूदृश्य के साथ एक बारीक तालमेल है। ऐसा लगता है मानो पहाड़, आसमान, हवा और धरती सबने मिलकर इसका निर्माण किया हो। इसके चारों ओर कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह चक्र कभी दैत्यों का नृत्य स्थल था, जो सूर्योदय होते ही पत्थर बन गए। दूसरी कहानियां कहती हैं कि यहाँ प्राचीन ड्रुइड्स अपने गुप्त अनुष्ठान करते थे, और रात के समय इस स्थान की हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। आज भी रिंग ऑफ ब्रॉडगर पहुंचने वाले लोगों का अनुभव एक जैसा होता है। यह स्थान जितना शांत दिखता है, उतना ही शक्तिशाली महसूस होता है। पत्थरों के बीच खड़े होने पर ऐसा लगता है कि हवा भारी हो गई हो, मानो आप किसी अदृश्य मंडप के भीतर हों, जहां अतीत की आवाजें धीरे धीरे गूंज रही हैं। हजारों वर्षों की बारिश, आंधी और समुद्री हवाओं ने इन पत्थरों को घिसा जरूर है, पर मिटा नहीं पाया। यह मजबूती बताती है कि इसका निर्माण साधारण लोगों का काम नहीं था। इसमें बुद्धिमत्ता, गणना और प्रकृति की गहरी समझ शामिल थी। रिंग ऑफ ब्रॉडगर एक सवाल बनकर आज भी दुनिया के सामने खड़ा है। क्या यह एक मंदिर था, एक विशाल घड़ी, या फिर किसी खोई हुई संस्कृति का पवित्र केंद्र जिसने प्रकृति के हर संकेत को समझने की कला में महारत हासिल की थी? इसका जवाब शायद समय के भीतर ही दफन है, लेकिन इस स्थान को देखने वालों के मन में जो शांति, रोमांच और रहस्य का एहसास जगता है, वही इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी धरोहरों में शामिल कर देता है। नंबर 3, कबल स्पीन, पवित्र नदी की तलहटी में उकेरा। सहस्रलिंग कंबोडिया के घने जंगलों के बीच, अंकोर वाट से दूर नहीं, एक ऐसी जगह छुपी है जहां धरती, जल और आध्यात्मिकता का मिलन एक असाधारण रूप में दिखाई देता है। यह है कबल स्पीन, जिसे द रिवर ऑफ 1000 लिंगाज भी कहा जाता है। यहां बहती नदी के तल में हजारों साल पहले पत्थरों पर उकेरे गए लिंग, देवी देवताओं की आकृतियां और पौराणिक प्रतीक आज भी पानी के नीचे जीवंत दिखाई देते हैं। जंगल का वातावरण, बहते जल की आवाज और चट्टानों पर तराशी आकृतियां मिलकर ऐसा दृश्य बनाती हैं जो किसी प्राचीन आध्यात्मिक संसार जैसा लगता है। कबल स्पीन कोई साधारण स्थल नहीं है। यहां खुदाई नहीं की गई, बल्कि प्रकृति के बीच बहती नदी को ही एक पवित्र ग्रंथ की तरह इस्तेमाल किया गया। माना जाता है कि यह स्थल 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था, जब मेर साम्राज्य अपनी चरम पर था। नदी के तल में उकेरे हजारों लिंग भगवान शिव के प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि बहता हुआ पानी इन पवित्र चिन्हों के ऊपर से गुजरते समय एक शक्ति से संपन्न हो जाता था और नीचे की ओर बसे गांवों और खेतों में पहुंचकर फसलों को उर्वर बनाता था। इसीलिए स्थानीय लोग इसे उर्वरता का पवित्र मार्ग भी कहते थे। जंगल की पगडंडी से ऊपर चढ़कर जब यात्री नदी के किनारे पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे बहते पानी के भीतर उकेरे हुए चिन्ह दिखने लगते हैं। कहीं शिवलिंगों की अनगिनत पंक्तियां, कहीं विष्णु की लेटी हुई मूर्ति, कहीं नागों की आकृतियां और कहीं कमल के फूल। हर निशान एक कहानी कहता है।
नदी के पत्थरों को ऐसे तराशा गया है कि पानी का प्रवाह उनके ऊपर से लगातार गुजरता रहे। इससे प्रतीकों की पवित्रता बनी रहे। यह मानवीय कौशल और आध्यात्मिक समर्पण का अनूठा संगम है। यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन आकृतियों को तराशने के लिए कारीगरों को नदी का बहाव कुछ समय के लिए मोड़ना पड़ता था। भारी जंगल, फिसलन भरी चट्टानें, गर्मी और नमी, इन सब के बीच यह काम करना आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने इतनी बारीकी और समानता के साथ हजारों प्रतीक उकेर दिए कि आज भी वे पूरे स्थल को एक प्राकृतिक मंदिर जैसा रूप देते हैं। इस स्थान को देखकर एहसास होता है कि उस समय के शिल्पकार सिर्फ कलाकार नहीं थे, बल्कि प्रकृति को समझने वाले वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उद्देश्य से प्रेरित साधक भी थे। कबल स्पीन सिर्फ पत्थरों पर उकेरी गई कला नहीं, बल्कि एक जीता जागता आध्यात्मिक मार्ग है। यहाँ का वातावरण शांति से भरा है। बस पानी की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं पक्षियों की पुकार। कहा जाता है कि सुबह के समय यहाँ खड़े होने पर वातावरण में एक अलग ऊर्जा महसूस होती है, जैसे नदी अपने भीतर छुपे रहस्यों की हल्की गूंज सुनाती हो। यह स्थान इस विचार को भी मजबूत करता है कि ख्मेर साम्राज्य सिर्फ विशाल मंदिरों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिकता को जोड़ने वाले गहरे दर्शन के लिए भी जाना जाता था। आज भी कबल स्पीन लोगों में वही आश्चर्य और आदर जगाता है जो सदियों पहले जगाता होगा। यह जगह बताती है कि प्राचीन सभ्यताएं सिर्फ पत्थरों को तराशना नहीं जानती थीं। वे समझती थीं कि प्रकृति के साथ तालमेल ही किसी भी संस्कृति की असली शक्ति है। यही कारण है कि कबल स्पीन एक नदी नहीं, बल्कि समय की धारा में बहता एक पवित्र संदेश लगता है, जो आज भी उतना ही जीवंत है जितना अपने निर्माण के दिन था। नंबर 4, काराखिया। चट्टानों पर खड़े प्राचीन प्रहरी सर्कोफेगस पेरू के अमाजोनास क्षेत्र में ऊंचे, खड़ी और लगभग असंभव लगने वाले चट्टानी किनारों पर कुछ ऐसे पाषाण पुतले खड़े हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो वे आसमान और धरती के बीच किसी रहस्य की निगरानी कर रहे हों। यह है काराखिया, चाचापोया सभ्यता द्वारा बनाए गए वे प्राचीन सर्कोफेगस, जिन्हें स्थानीय लोग पुरुणमाचोस कहते हैं। ये पुतले 600 से 1200 वर्ष पुराने माने जाते हैं और सबसे अद्भुत बात यह है कि इन्हें पर्वत की ऐसी खड़ी चट्टानों पर खड़ा किया गया जहां पहुंचना आज भी मुश्किल है। यह रहस्य आज भी कायम है कि प्राचीन लोग बिना आधुनिक उपकरणों के इन्हें इतनी ऊंचाई पर कैसे ले गए और कैसे इन्हें संतुलित कर दिया। काराखिया के ये सर्कोफेगस मात्र पुतले नहीं थे, ये किसी महान व्यक्ति, सामुदायिक नेता या योद्धा के अंतिम विश्राम स्थल थे। चाचापोया लोग मानते थे कि आत्मा ऊंचाइयों से अपने वंशजों, अपने गांव और पूरे क्षेत्र की रक्षा करती है। इसलिए उन्होंने मृतकों को धरती से ऊपर चट्टानों के बीच स्थापित किया ताकि उनकी आत्माएं हमेशा सतर्क बनी रहे। ये सर्कोफेगस मिट्टी, घास, पत्थरों और लकड़ी के मिश्रण से बनाए गए थे, जिनके ऊपर मानव जैसी आकृतियां उकेरी गई थीं। लंबा चेहरा, बड़ी आंखें और वही स्थिर दृष्टि जो दूरी तक फैलते पहाड़ों को देखती प्रतीत होती है। हर सर्कोफेगस लगभग 2 मीटर से भी अधिक ऊंचा है और इन पर लाल, सफेद और पीले रंगों से विशेष चिन्ह बनाए गए हैं। यह कला न सिर्फ सौंदर्य के लिए थी, बल्कि धार्मिक महत्व भी रखती थी। इनके सीने पर एक खास त्रिकोणीय चिन्ह होता है जो चाचापोया योद्धाओं की शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। खास बात यह है कि इन सर्कोफेगस के अंदर मानव अवशेषों के साथ व्यक्तिगत वस्तुएं भी रखी गई थीं। शरीर को लपेटने वाले कपड़े, आभूषण, औषधीय पौधे और कभी-कभी छोटे हथियार भी। इससे पता चलता है कि उन्हें परलोक की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार किया जाता था। पर्वतों की चोटी पर हवा तेज चलती है और उसके बीच ये पाषाण पुतले बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं। समय ने इनके कई हिस्सों को तोड़ दिया है, कुछ गिर भी चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं वे अब भी अपनी रहस्यमय निगरानी में डटे हुए हैं। आज जब कोई यात्री पहाड़ों की घुमावदार पगडंडियों से गुजरकर इन सर्कोफेगस तक पहुंचता है तो उसे सबसे पहले एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे यह पूरी घाटी उन पुतलों की उपस्थिति का सम्मान करती हो। हवा पत्थरों से टकराकर हल्की गूंज पैदा करती है और उस आवाज में मानो कोई प्राचीन फुसफुसाहट भी हो।
काराकिया का असली रहस्य सिर्फ यह नहीं कि ये पुतले कैसे बनाए गए, बल्कि यह भी है कि इन्हें ऐसी जगह क्यों रखा गया जहां पहुंचना आज भी जोखिम भरा है। क्या यह संरक्षण का तरीका था, या फिर पवित्र आत्माओं को ऊंचाइयों पर रखना किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था? इन सवालों का जवाब शायद समय की परतों में ही छुपा है, लेकिन इतना साफ है कि चाचापोया सभ्यता प्रकृति, ऊंचाइयों और आध्यात्मिकता को एक दूसरे से जोड़ने में अद्भुत महारत रखती थी। काराकिया आज भी वही एहसास जगाता है, एक मौन पहरेदारी, एक प्राचीन चेतावनी और एक ऐसा रहस्य जो पर्वतों की ऊंचाइयों में छिपा हुआ है। यह स्थान बताता है कि इंसान ने इतिहास में सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के और करीब भी अपनी कहानियां लिखी हैं। नंबर 5, मारास सॉल्ट माइंस, पहाड़ों की ढलानों पर बसा सहस्राब्दी पुराना नमक साम्राज्य। पेरू के कुजको क्षेत्र की पहाड़ियों में एक संकरी घाटी की ढलानों पर फैला हुआ एक ऐसा दृश्य मिलता है जिसे देखकर लगता है मानो किसी ने पहाड़ की त्वचा पर अनगिनत सफेद और सुनहरे चौकोर खांचे उकेर दिए हों। यह है मारास सॉल्ट माइंस, हजारों छोटे छोटे नमक तालाबों का विशाल नेटवर्क, जिसे स्थानीय लोग सालिनेरास द मारास कहते हैं। यह स्थल प्राचीन काल से चलता आ रहा है और इसकी शुरुआत इंका साम्राज्य से भी पहले की मानी जाती है। यह चमत्कार प्रकृति और मानव कौशल का ऐसा संगम है जो आज भी लगभग वैसा ही दिखता है जैसा सैकड़ों वर्ष पहले दिखता होगा। मारास की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ समुद्र नहीं बल्कि पहाड़ों के भीतर से निकलने वाला एक प्राकृतिक खारा झरना नमक का स्रोत है। यह खारा पानी पहाड़ की दरारों से होकर बहता है और फिर मानव निर्मित संकरी नहरों के जरिए सैकड़ों हजारों तालाबों तक पहुंचाया जाता है। हर तालाब एक परिवार के स्वामित्व में होता है और पानी भरने से लेकर सूखने तक की प्रक्रिया ध्यान और सटीकता से संभाली जाती है। जैसे ही पानी वाष्पित होता है, सफेद नमक की परतें उभरने लगती हैं, पहले हल्की गुलाबी, फिर गाढ़ी सफेद, फिर मोटी क्रिस्टल जैसी। यह प्रक्रिया न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि प्रकृति के साथ गहरे तालमेल का प्रतीक भी है। तालाबों का यह पूरा ढांचा एक पहाड़ी थिएटर जैसा लगता है, जहां हर स्तर पिछले स्तर से जुड़ा हुआ है। सब मिलकर एक विशाल जाल बनाते हैं जो सूर्य की रोशनी में चमकता है और दूर से देखने पर सोने और चांदी की खानों जैसा दिखाई देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मारास का नमक अत्यंत शुद्ध है क्योंकि खारा झरना भूमिगत खनिजों से होकर गुजरता है और यही खनिज नमक को उसके अनोखे गुण देते हैं। इंका साम्राज्य के समय इस नमक का उपयोग सिर्फ खाद्य पदार्थों में नहीं बल्कि औषधीय, धार्मिक और सौदेबाजी के उद्देश्य से भी होता था। लेकिन मारास की असली पहचान उसके निर्माण या खारे पानी से नहीं बल्कि उसकी संस्कृति और परंपरा से है। यहाँ काम करने वाले परिवारों की पीढ़ियां सदियों से इसी नमक पर निर्भर हैं। वे नमक को सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि आशीर्वाद मानते हैं। हर तालाब की सफाई, मिट्टी की मरम्मत, पानी का प्रवाह और नमक की फसल, सब कुछ परंपरागत तरीकों से किया जाता है, बिना किसी आधुनिक मशीनरी के। परिवारों का मानना है कि यह पवित्र जल देवताओं का उपहार है और इसे सम्मानपूर्वक ही संभाला जाना चाहिए। मारास सॉल्ट माइंस का वातावरण भी गहरा और अनोखा है। चारों ओर ऊंचे पहाड़, उनके बीच चुपचाप फैले तालाब और हवा में तैरती हल्की नमक की खुशबू, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी प्राचीन सभ्यता की जीवित याद जैसा लगता है। जब सूरज ढलने लगता है तो तालाबों की सफेद सतह सुनहरी चमक में बदल जाती है और पूरा इलाका मानो किसी पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा प्रतीत होता है। आज भले ही दुनिया बदल गई हो, लेकिन मारास सॉल्ट माइंस में समय जैसे ठहर गया है। यहाँ की हर परत, हर क्रिस्टल, हर तालाब सदियों पुरानी मेहनत और परंपरा की कहानी कहता है। यह स्थान बताता है कि सभ्यताएं चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, प्रकृति और मानव के हाथों से रचा वह प्राचीन तालमेल कभी खोता नहीं। वह ऐसे ही पहाड़ों की ढलानों पर सदियों तक चमकता रहता है। नंबर 6, मेरोए पिरामिड्स, रेगिस्तान में छिपी कुश साम्राज्य की भूली हुई विरासत। सूडान के न्यूबियन रेगिस्तान में तपती हवाओं और सुनहरी रेत के बीच अचानक दर्जनों नुकीली संरचनाएं उभरती दिखाई देती हैं। यह है मेरोए पिरामिड्स।
कुश साम्राज्य की वो रहस्यमयी धरोहर जिसने कभी नील नदी के दक्षिणी किनारों पर अपनी शक्ति और वैभव स्थापित किया था। मिस्र के पिरामिडों की तुलना में ये आकार में छोटे हैं, लेकिन उनकी ढलानें बेहद तीखी और कोण अधिक तेज हैं, जिससे इनका स्वरूप बिल्कुल अलग और अधिक अलौकिक लगता है। सदियों पहले यह इलाका राजाओं, रानियों और उच्च कुलीनों की अंतिम विश्राम स्थली हुआ करता था, पर आज यहां सिर्फ हवा, रेत और पुरानी सभ्यता की गूंज बची है। कुश साम्राज्य, जिसने लगभग 1000 वर्षों तक अफ्रीका के इस हिस्से पर शासन किया, अपनी संस्कृति, कला और स्थापत्य में मिस्र से गहराई से प्रभावित था, लेकिन पिरामिड बनाने की उनकी शैली बिल्कुल अनोखी थी। मेरोए की रानी और शासक ऊंचे पतले पिरामिडों को अपने मकबरों के रूप में चुनते थे और इनकी ढलानें सूर्य की ओर झुकती हुई प्रतीत होती हैं। प्रत्येक संरचना के सामने एक छोटा चैपल होता था, जहां मृतक के लिए पूजा अर्चना की जाती थी। इन चैपलों की दीवारों पर अंकित चित्र कथाएं बताते हैं। राजाओं को देवताओं के सामने खड़े हुए, अनुष्ठानों में भाग लेते हुए या अपनी शक्ति के प्रतीक चिन्हों के साथ दिखाया गया है। लेकिन इस सभ्यता का सबसे दुखद अध्याय 1834 में लिखा गया, जब इतालवी खजाना शिकारी जुसेप्पे फर्लिनी इन पिरामिडों की खोज में आया। उसने सोने और रत्नों की तलाश में कई पिरामिडों के शीर्ष उड़ा दिए। उसने कुछ खजाने पाए भी, लेकिन उसकी लालच ने अनगिनत संरचनाओं को हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त कर दिया। आज भी कई पिरामिड आधे टूटे हुए दिखाई देते हैं। रेगिस्तान की रेत उनकी चोटों पर मानो मरहम लगा रही हो। फिर भी उनके भीतर छुपी कहानियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यह विडंबना है कि जो सभ्यता हजारों वर्षों तक खड़ी रही, वह एक बाहरी व्यक्ति की विस्फोटक महत्वाकांक्षा से बुरी तरह प्रभावित हुई। मेरोए सिर्फ राजाओं का विश्राम स्थल नहीं था, यह एक समृद्ध राजधानी भी थी। यही वह भूमि थी जहां लोहा पिघलाया जाता था, धातु कला अपने चरम पर थी और व्यापार दूर दूर तक फैला था। रेगिस्तान के बीच बसे होने के बावजूद कुश साम्राज्य की तकनीक और संस्कृति मिस्र के बराबर खड़ी थी, कभी कभी उससे आगे भी। परंतु समय, बदलते व्यापार मार्गों और राजनीतिक परिवर्तनों ने इस शहर को अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे लोग यहां से चले गए और उनकी जगह ली रेगिस्तान की खामोशियों ने। आज जब कोई यात्री मेरोए पहुंचता है तो उसे लगता है मानो वह किसी भटके हुए कालखंड में प्रवेश कर गया हो। रेत के टीलों के बीच फैली ये पिरामिडें कभी लाल, कभी सुनहरी, कभी हल्की भूरी दिखाई देती है। सूरज की रोशनी उनके रंग बदलती है। हवाएं इन संरचनाओं के किनारों से टकराकर एक धीमी गूंज पैदा करती हैं, जो सुनाई तो कम देती है लेकिन महसूस ज्यादा होती है। आसपास कोई शोर नहीं, न भीड़, न आधुनिक इमारतें, सिर्फ एक बीते हुए साम्राज्य का वैभव और उसके रहस्य जो आज भी रेत की परतों में दबे हुए सांस लेते हैं। मेरोए पिरामिड्स हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया का इतिहास सिर्फ मिस्र, यूनान या रोम ने नहीं लिखा। दक्षिणी नील की घाटी में भी एक ऐसा साम्राज्य था जिसने मौत और जीवन की अवधारणाओं को अपनी शैली में अनोखे रूप दिए। जब यात्री इन पिरामिडों के पास खड़ा होकर रेगिस्तान की हवा में सांस लेता है, तो उसे समझ आता है कि सभ्यताएं मिटती नहीं, वो बस अपने रहस्यों को छुपाकर रेत के साथ एकाकार होकर हमेशा के लिए इस धरती पर एक छाप छोड़ जाती है। नंबर 7, मलिनाल्को। चट्टानों में तराशी योद्धाओं की गुप्त दीक्षा स्थली, मेक्सिको की पहाड़ियों में छिपा मलिनाल्को ऐसा स्थान है जिसके बारे में जितना जाना जाए उतनी ही रहस्य की परतें खुलती जाती हैं। घने जंगल, तीखी चढ़ाई और पहाड़ की चोटी पर अचानक उभरता हुआ वह अनोखा पत्थर मंदिर, यही संकेत देता है कि यह जगह साधारण नहीं बल्कि युद्ध वीरों की जन्मभूमि थी। एक ऐसा पवित्र परिसर जहां सिर्फ सबसे बहादुर, सबसे चुने हुए योद्धाओं को प्रवेश की अनुमति मिलती थी। मलिनाल्को का मुख्य मंदिर, जिसे मोनोलिथिक संरचना कहा जाता है, पूरी तरह एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इतनी बड़ी चट्टान को बिना आधुनिक औजारों के अंदर से खोखला करना, स्तंभ बनाना, सीढ़ियां काटना और दीवारों पर आकृतियां हाव बनाना, यह सब अपने आप में एक असंभव सा कारनामा है जो 600 साल पहले हासिल किया गया।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एजटेक साम्राज्य ने इस स्थल को एक गुप्त प्रशिक्षण और दीक्षा केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया। यहाँ ईगल और जैगुआर योद्धा यानी साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित सैनिक अपनी अंतिम दीक्षा लेते थे। मुख्य कक्ष में बैठने की जगहें, सांप की आकृति वाला प्रवेश द्वार और दीवारों पर उकेरे गए पवित्र प्रतीक इस स्थान को एक आध्यात्मिक अखाड़ा बनाते थे, जहां हर कदम अनुष्ठान से जुड़ा था। ऐसा माना जाता है कि दीक्षा समारोह के दौरान योद्धाओं को परीक्षणों से गुजरना पड़ता था, जिसके बाद उन्हें मृत्युलोक और परलोक से जुड़ी प्रतीकात्मक शिक्षाएं दी जाती थीं। मंदिर का प्रवेश द्वार एक विशाल क्वेटजालकोअत्ल, पंखों वाले सर्प के खुले मुंह जैसा है। यह सिर्फ स्थापत्य कला नहीं, बल्कि संदेश है कि जो भीतर प्रवेश करता है वह आध्यात्मिक रूप से नए रूप में पुनर्जन्म लेता है। कक्ष के भीतर गोलाकार दीवारें और केंद्रीय स्थान यह संकेत देते हैं कि यहाँ नृत्य, अनुष्ठान और शिक्षाएं चक्राकार ऊर्जा के प्रतीक में की जाती थीं। कुछ दीवारों पर ऐसे चिन्ह दिखते हैं जिन्हें सूर्य, शक्ति और योद्धाओं की विजय का प्रतीक माना गया है। मलिनाल्को का चयन भी संयोग नहीं था। चोटी तक पहुंचने के लिए लंबी, थकाने वाली चढ़ाई है, मानो रास्ता ही योद्धाओं की परीक्षा हो। घने जंगल, शांत पहाड़ और हवा की गूंज इस जगह को एक अलौकिक माहौल देते हैं। एजटेक लोग मानते थे कि ऊंचाई देवताओं के करीब ले जाती है और इसी वजह से यह मंदिर घाटी से सैकड़ों मीटर ऊपर तराशा गया। यहां से पूरे क्षेत्र का दृश्य दिखाई देता है, जो सुरक्षा और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। लेकिन इस स्थल के पीछे एक और प्रश्न आज भी अनसुलझा है। आखिर एजटेकों ने इतना जोखिम भरा और कठिन स्थान क्यों चुना? जंगल, खड़ी चट्टानें, खतरनाक रास्ते, फिर भी उन्होंने एक ही पत्थर को काटकर पूरा मंदिर तैयार किया। विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण था कि यह स्थान प्राकृतिक ऊर्जा, दृश्यता और धार्मिक महत्व तीनों को मिलाकर एक पवित्र त्रिकोण बनाता था। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हवा भी प्राचीन युद्धों और अनुष्ठानों की कहानियां सुनाती हो। आज मलिनाल्को शांत है, सिर्फ हवा, पहाड़ और इतिहास की सांसें। लेकिन जब कोई यात्री इस पत्थर मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे महसूस होता है कि वह किसी सामान्य पुरातात्विक स्थल में नहीं, बल्कि उन योद्धाओं की पवित्र छाया में खड़ा है जिन्होंने सदियों पहले यहां अपना साहस, आस्था और जीवन समर्पित किया था। यह जगह बताती है कि कुछ रहस्य पत्थरों में नहीं, बल्कि उनमें बसने वाली आत्माओं में छिपे होते हैं। नंबर 8, पिनारा। चट्टानों में लटकी प्राचीन लूशियन आत्माओं की नगरी। तुर्की के दक्षिण पश्चिमी पहाड़ों में जहां बादल अक्सर चट्टानों से टकराते हुए गुजरते हैं, वहीं अचानक दिखाई देती है एक ऐसी नगरी जो मानो हवा में टंगी हो। यह है पिनारा, लूशियन साम्राज्य के सबसे रहस्यमयी और सुंदर शहरों में से एक। पहाड़ की सीधी खड़ी दीवारों पर सैकड़ों कब्रों का ऐसे उकेरा जाना कि वे दूर से छत्तों जैसे दिखाई दें। यह अपने आप में एक ऐसा दृश्य है जो किसी भी यात्री को समय में पीछे खींच ले जाता है। यहां सब कुछ चट्टानों में तराशा गया है। मकान, मंदिर, कब्रें और वे पवित्र संरचनाएं जो लूशियनों की मृत्यु और परलोक संबंधी मान्यताओं का सबसे गहरा रूप दिखाती हैं। लूशियन लोग मानते थे कि आत्मा ऊंचाई पर स्वतंत्रता पाती है, इसलिए उनकी सबसे प्रतिष्ठित कब्रें नीचे नहीं, बल्कि पहाड़ की सबसे कठिन और खड़ी सतहों पर बनाई जाती थीं। यह परंपरा किसी भी व्यावहारिक सोच से परे है, क्योंकि इन कब्रों को बनाने के लिए कारीगरों को रस्सियों और लकड़ी के सहारों के सहारे चट्टान की सतह पर लटक कर काम करना पड़ता था। सोचिए, उस समय न मशीनें थीं, न आधुनिक तकनीक, फिर भी उन्होंने सैकड़ों कब्रें उस ऊंचाई पर उकेरी जहां आज भी पहुंचना कठिन है। ये सिर्फ तो कब्रें नहीं, बल्कि आत्माओं के लिए पवित्र द्वार मानी जाती थीं, जहां मृतक अपने देवताओं से मिलते थे। पिनारा शहर सिर्फ अपनी कब्रों की वजह से प्रसिद्ध नहीं, यह एक प्रमुख राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। शहर का नाम भी दिलचस्प है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार पिनारा का अर्थ गोल पहाड़ या गोल किला माना जाता है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ी प्राकृतिक रूप से गोलाकार दिखती है।
शहर में आगोरा, थिएटर और मंदिरों के अवशेष भी मिलते हैं जो यह बताते हैं कि पिनारा कभी बहुत जीवंत और समृद्ध रहा होगा। इसका थिएटर आज भी आधे से ज्यादा हिस्सा सुरक्षित रूप से खड़ा है। सीढ़ीनुमा बैठने की पंक्तियां सीधे जंगल और पहाड़ों की ओर खुलती हैं और जब हवा गुजरती है तो लगता है जैसे सदियों पुराने संवाद फिर से गूंज उठे हों। इस शहर की सबसे अनोखी विशेषता है इसकी हनीकॉम्ब नेक्रोपोलिस, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखने वाले पत्थर के मकबरे। ये कब्रें इतनी ऊंचाई पर हैं कि देखने वाला अनायास ही पूछता है कि इन तक पहुंचा कैसे गया होगा। आज तक इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं मिला है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि लकड़ी के ऊंचे मचान बनाए गए होंगे, जबकि दूसरे मानते हैं कि कारीगर प्राकृतिक दरारों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इनकी संख्या और सटीकता को देखते हुए यह आज भी एक इंजीनियरिंग पहेली बनी हुई है। पिनारा एक प्राकृतिक आश्रय स्थल भी था। घने जंगल, पत्थर की गुफाएं और आधे खंडहर मंदिर इसे लगभग अलौकिक बना देते हैं। जैसे ही शाम होती है, पहाड़ों की परछाइयां कब्रों पर गिरती हैं और पूरा इलाका एक रहस्यमयी शांति में डूब जाता है। कुछ स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि इन कब्रों में सोई आत्माएं रात में पहाड़ की हवा में फुसफुसाहट भेजती है, यानी वह पुरानी लूशियन विरासत अभी पूरी तरह मौन नहीं हुई। आज पिनारा शांत और लगभग भूली हुई नगरी है, भीड़ भाड़ से दूर, आधुनिक जीवन से अलग। लेकिन जो यात्री यहां पहुंचते हैं उन्हें महसूस होता है कि वे किसी सामान्य पुरातात्विक स्थल पर नहीं, बल्कि उन आत्माओं के शहर में आए हैं जिनकी कहानी चट्टानों में दर्ज है। पिनारा हमें यह याद दिलाता है कि प्राचीन सभ्यताओं की असली शक्ति सिर्फ उनकी इमारतों में नहीं, बल्कि उस जज्बे में थी जिसने उन्हें नामुमकिन ऊंचाइयों पर भी निशान छोड़ने के लिए प्रेरित किया। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया के ये रहस्यमयी स्थल हमें बार बार यह एहसास कराते हैं कि हमारी पृथ्वी सिर्फ एक भूगोल की किताब नहीं, यह समय, संस्कृति और अनगिनत अनजाने रहस्यों का जीवित संग्रह है। हर खंडहर, हर पत्थर, हर चट्टान किसी बीती हुई सभ्यता की सांसें समेटे हुए है